Hello students, as the chapter 10 of physics, that is gravitation, has been completed along with exercise questions, and you all were asked to submit your homework to me, but none of you have submitted. So we cannot wait for you to do your work as our syllabus has to be completed. So moving on to our next chapter, that is chapter 3 of chemistry, atoms and molecules. सो इस चैप्टर के अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करती हैं या जिनके बेस पे हम एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री से। तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक महर्षि थे जिनका नाम था कनड। उन्होंने बोला था कि जो आपका मैटर है, जब आप उसको बांटोगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस करोगे, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाएगा और बांटते बांटते वो इतने छोटे पार्टिकल्स में बट जाएगा कि आप उसको फर्दर बांट नहीं पाओगे। ठीक है, जो वो लास्ट यूनिट आएगी आपके पास, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे उन्होंने नाम दिया था परमाणु। ठीक है, उन्होंने स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या दिया था? परमाणु। फिर उसके बाद हमारे पास एक इंडियन फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मतलब जो फिलोसफी करता है, पोएम्स वगैरह, थोड़े बहुत थॉट्स वगैरह देता है, उसे फिलोसोफर बोलते हैं। तो उनका नाम था फकुदा कटयामा। ठीक है, उनके अनुसार क्या था, वो बोल रहे थे जो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, जो परमाणु है हमारे पास वो ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हमारा परमाणु हो वो अकेला रहे। तो जो परमाणु है आपके पास, स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज प्रेजेंटली कॉल्ड एज एटम, एंड एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एलिमेंट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो इन दो हाइपोथेसिस मतलब धारणाओं के बेस पे हमारे पास दो लॉज दिए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉज क्यों दिए गए? ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो एटम्स हैं, परमाणु है, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए दो लॉज दिए गए, दैट इज मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed, and other one is law of constant proportion। इसका मतलब था कि जो परमाणु है, ठीक है, मान लिया हमने इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, पर वो एक प्रॉपर रेशो में रहेंगे हमेशा। जैसे कि आपके पास वाटर है, अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो उसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और 8 एलिमेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और 8 × 2 16 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब उसमें हमेशा जो रेशो होगा वो सेम रहेगा, प्रोपोर्शन होगा जो एलिमेंट्स का वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये दिया था बाय प्राउस्ट। ही सेड
In a chemical substance, the elements are present in definite proportions by mass. अब देखो यहाँ पे लास्ट में फिर से मास की ही बात हो रही है कि जो आपका मास है वो कंजर्व्ड रहेगा, ना ही आप उसे एक्स्ट्रा बना सकते हो और ना ही ऐसा है कि आपके पास अगर 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो आप उसे खत्म करके 8 ग्राम बना सकते हो, ऐसा नहीं है. सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इन दो लॉज को डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने जस्टिफाई किया. किससे? अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से. मतलब जो एटम से रिलेटेड थ्योरी थी हमारे पास गिवन बाय डाल्टन, उसे हम क्या बोलते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. उसने इन दोनों लॉज का फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया हमें कि एक्चुअली ये जो दो लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element और कंपाउंड. आपने मैटर के बारे में पढ़ा है ना, और उसमें आपने भी पढ़ा कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या. ऑल मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड या फिर मिक्सचर, ठीक है, और इज composed of small particles called atom. जो भी मैटर है आपके सराउंडिंग में वो किससे बना है? एटम से. ठीक है. ये क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का प्रिंसिपल. अब नेक्स्ट वी हैव पोस्टुलेट्स. अपनी इस बात को, ये जो उसने कही ये लाइन, अपनी इस बात को कि जो भी मैटर आपके पास है वो सारा मिलके एटम से बना है, अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उसने फर्दर पॉइंट्स दिए. टोटल में आपके पास 6 पॉइंट्स हैं. उसने फर्दर पूरी थ्योरी दी, उसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स दिए. उन पॉइंट्स के अनुसार उसने जस्टिफाई किया जो एटम्स हैं वो एक्चुअली कंबाइंड स्टेट में कैसे रह सकते हैं. तो देखते हैं वो आपके पास पोस्टुलेट्स क्या है यहाँ पे. सो वी हैव हियर postulates. First one is all matter is made up of very tiny particles called atoms. All matter is made up of very tiny particles called atoms. ये तो सिंपल सी बात है. उसने अपनी स्टेटमेंट में भी यही बोला था कि सारा मैटर है जो आपके पास वो छोटे पार्टिकल्स को मिलके बनता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? एटम. In our next point, atoms are indivisible particles which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atoms जो है आपके पास indivisible मतलब फर्दर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते. They cannot be divided further. ठीक है. They are the last structure of unit. last unit of structure. मतलब कि स्ट्रक्चर में उससे छोटी कोई भी यूनिट नहीं हो सकती. So they are indivisible particles. Atoms are indivisible particles. ठीक है. And they are not created. They cannot be created. उन्हें आप बना भी नहीं सकते. एटम्स को आप बना नहीं सकते. And cannot be destroyed. ना ही आप उन्हें खत्म कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान.
Now in our third point, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of a given element are identical in mass and given properties. मतलब जैसा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, जितना उसका मास होगा, एलिमेंट्स का एटम्स का भी उतना ही वैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी और मास भी वैसा ही होगा. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सिंपल है, डिफरेंट एलिमेंट अलग एलिमेंट है तो प्रॉपर्टीज भी तो अलग होंगी. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मास भी उसका अलग होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो बोलता है आपके पास जो एटम्स है वो हमेशा होल नंबर्स के रेशो में कंबाइन करते हैं. ठीक है, एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर्स मतलब आपके जैसे कभी भी जो उनका रेशो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा. अगर आपके पास एक है तो 2, 3 या 4, 5 ही होगा. ऐसा नहीं है कि आपके पास एक एलिमेंट 1 में है तो दूसरा आपके पास दूसरा एलिमेंट 2/5 में होगा. दे विल ऑलवेज बी इन द रेशो ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ रिलेटिव कंपाउंड. जो नंबर ऑफ काइंड है एटम्स के वो क्या है? कांस्टेंट. Number and kind of atoms are constant in a given compound. ठीक है, ये आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स कंप्लीट होते हैं. 6 ही पोस्टुलेट्स हैं इनके. इनमें से अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो डिस्कस कर लेते हैं. In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with, इसकी आपको केमिकल इक्वेशन दी है, मैं साथ के साथ वो लिख लेती हूँ. इन अ रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड which gives us 2.2 gram of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है CO2 प्लस 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड प्लस 0.9 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास है वो क्या होना चाहिए? इक्वल. इसमें क्या बोला है? शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो कैसे शो करोगे आप? यहाँ पे हमें क्या दिया था? हर रिएक्टेंट का जो रिएक्ट कर रहे होते हैं आपस में उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. और ये जो हमें मिले इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो हमारा मास बिफोर द रिएक्शन है मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर द रिएक्शन. सो इट मस्ट बी इक्वल टू 5.9 ग्राम. सॉरी 11.3 ग्राम. अब आपका नेक्स्ट तरफ भी 11.3 ग्राम आना चाहिए. तो देखते हैं कितना आता है. सो दिस इज 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10 and 1, 11.3 ग्राम. So it is in accordance with the law of conservation of mass, as mass before the reaction is equal to mass after the
reaction. Total mass before the reaction is equal to total mass of products after the reaction. नेक्स्ट है आपके पास, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से रिलेटेड है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ 1/8 बाय मास टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपके पास 1:8. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of oxygen? So if we have here 3 gram of oxygen, here we will have here 8 multiplied by 3, that is 24 gram of oxygen. ठीक है, रेशियो ध्यान रखना है, इधर 3 है तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना. So we will have their mass in grams by following the ratio. ठीक है. Next question is, which postulates of Dalton atomic theory is result of law of conservation of mass? तो ये है आपका, इसके पास आपके पास है एटम्स ऑफ, या फिर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से थे. फर्स्ट था हमारे पास ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. एटम्स आर इनडिविजिबल, ये वाला है इसमें. सो वी हैव एटम्स आर indivisible particles. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है. which can neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, मतलब उसका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम. नेक्स्ट आपके पास which postulate of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportion. तो ये लास्ट है आपके पास. the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. atoms are constant. ये है आपके पास सेकेंड और ये है आपके पास लास्ट. ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड वाला आपके पास लास्ट है. तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चंस भी हो गए 4, अलॉन्ग विथ फ्यू नोट्स जो हमने किए. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So thank you. This is all for today.